तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। उनकी जिंदगी सच में किसी महाकाव्य या सिनेमाई कहानी से कम नहीं है, जहां इतिहास के पन्ने और अमर किंवदंतियां आपस में मिल जाते हैं। हमारा पूरा फोकस उनके उस अकल्पनीय शौर्य, मोहम्मद गौरी के साथ हुए तराइन के ऐतिहासिक महासंग्राम और भारत के इतिहास में उनके उस गहरे प्रभाव पर रहेगा जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक ऐसे राजा जिनका नाम आज भी हम सबके रोंगटे खड़े कर देता है। अब इस स्लाइड में जो लिखा है वो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। चंद बरदाई की ये पंक्तियां सिर्फ एक कविता नहीं है दोस्तों, ये असल में उस नाटकीय पल का एक परफेक्ट सेटअप है जब एक बंदी और आंखों की रोशनी खो चुके राजा को अपना आखिरी और अचूक बाण चलाने का इशारा दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भाग 1, एक महान योद्धा का उदय, सिंहासन पर एक विलक्षण प्रतिभा। जरा सोचिए, जब उनके पिता का निधन हुआ तब पृथ्वीराज मुश्किल से 11 या 12 साल के थे। इतनी कम उम्र में सिंहासन संभालना कोई मजाक नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं दोनों ही बताती हैं कि वो बचपन से ही एक बौद्धिक विलक्षण प्रतिभा थे। उन्हें संस्कृत और प्राकृत समेत 6 अलग-अलग भाषाओं का ज्ञान था, साथ ही विज्ञान और चिकित्सा की भी गहरी समझ थी। और अगर बहादुरी की बात करें तो कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निहत्ते ही एक शेर को धूल चटा दी थी। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उनकी सेना में 3 लाख सैनिक और 300 युद्ध हाथी थे, जिसके दम पर उन्होंने राजस्थान से लेकर हरियाणा तक अपने विशाल साम्राज्य का परचम लहरा दिया था। भाग 2, शौर्य और प्रेम की कथा, राजकुमारी संयोगिता के लिए विद्रोह। अब उनकी जिंदगी के उस हिस्से पर आते हैं जो बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की। कन्नौज के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनकी एक मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर द्वारपाल की तरह खड़ी कर दी। लेकिन राजकुमारी संयोगिता ने भरी सभा को छोड़कर उसी मूर्ति को वरमाला पहना दी, और फिर जो हुआ, पृथ्वीराज ने वहां पहुंचकर सबके सामने उन्हें अपने साथ ले जाने का जो दुस्साहस दिखाया वो सच में बेखौफ था। हालांकि इस एक कदम ने जयचंद के साथ एक ऐसी भयंकर दुश्मनी की आग भड़का दी जिसने आगे चलकर उत्तर भारत की पूरी राजनीति ही बदल के रख दी। भाग 3, तराइन का महान युद्ध, मोहम्मद गौरी से टकराव। अब कहानी में एंट्री होती है पश्चिम से आ रहे एक बहुत ही निर्मम खतरे की, मोहम्मद गौरी। वैसे तराइन के फाइनल युद्धों पर जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बतानी है। कई लोकप्रिय किंवदंतियां और कहानियां दावा करती हैं कि पृथ्वीराज ने अंतिम विनाशकारी युद्ध से पहले गौरी को 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार युद्ध में हराया था, और हर बार उन्होंने गौरी को माफ करके जीवन दान दे दिया। ये उनकी महानता और क्षमाशीलता तो दिखाता है, लेकिन अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। चलिए अब 1191 और 1192 के तराइन के इन 2 युद्धों पर नजर डालते हैं। ये उनके शासनकाल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1191 के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को पूरी तरह से रौंद दिया था, एक शानदार जीत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ठीक 1 साल बाद 1192 में गौरी वापस लौटा, और इस बार वो 1,20,000 सुसज्जित घुड़सवारों की एक विशाल फौज लेकर आया था। एक बहुत ही क्रूर और बड़ी सेना के सामने दुर्भाग्य से चौहान सेना को एक बहुत ही दुखद हार का सामना करना पड़ा। भाग 4, पराजय और कैद, साम्राज्य का पतन। जयचंद के साथ दुश्मनी के कारण उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, और सरस्वती किले के पास बंदी बनाए जाने के साथ ही इस महान साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। भाग 5, अंतिम बाण, एक किंवदंती, मिथक बनाम इतिहास। अब हम इस एक्सप्लेनेर के सबसे ज्यादा चर्चा वाले हिस्से पर आते हैं, जहां इतिहास और लोक कथाएं बिल्कुल अलग-अलग रास्ते पर जाती हैं। अगर हम इतिहासकारों की माने तो कैद के बाद पृथ्वीराज को अजमेर वापस ले जाया गया, जहां उन्होंने विद्रोह किया और उन्हें मौत की सजा दे दी गई। लेकिन दूसरी तरफ है पृथ्वीराज रासो, महाकाव्य की वो मशहूर कहानी जिसने भारतीय संस्कृति में उनकी आत्मा को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। इसके अनुसार उन्हें गजनी ले जाकर अंधा कर दिया गया था, जहां उन्होंने एक ध्वनि निर्देशित तीर से गौरी को मारा और फिर अपने मित्र चंद बरदाई के साथ अपने प्राण त्याग दिए। और ये पूरी किंवदंती जिसे खास युद्ध कला पर टिकी है वो है शब्दभेदी बाण। इसका मतलब है बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगाना। चंद बरदाई के उसी दोहे की मदद से जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, एक बंदी और नेत्रहीन राजा ने अपना आखिरी और अचूक बदला लिया।
ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है। भाग 6 विरासत और इतिहास, अंतिम हिंदू सम्राट। तो युद्ध के मैदान की धूल शांत होने के सदियों बाद आज हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कैसे याद करते हैं? देखिए, चाहे हम मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों को माने या उन रोमांटिक लोक कविताओं को, एक बात तो बिल्कुल साफ है, उनकी जो विरासत है वो सिर्फ एक राजा की नहीं है। उन्हें आज महाकाव्यों, स्मारकों और हमारी संस्कृति में देशभक्ति, अदम्य साहस और कभी न हार मानने वाली योद्धा भावना के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और अंत में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या किसी नायक की सच्ची अमरता सिर्फ किताबों में दर्ज तथ्यों और तारीखों में होती है, या फिर उन शक्तिशाली कहानियों और किंवदंतियों में जो सदियों बाद भी हमारी रगों में दौड़ती हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं? आप क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।